नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस अपनी रणनीति पर किस तरीके से आगे बढ़ रही है, और इसलिए हम आपको बताएंगे कि प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अखिलेश हुए बाहर, कन्हैया हुए ताकतवर, अब पप्पू की बारी, फिर राहुल की क्या है तैयारी। जी हां, इन चार मुद्दों पर हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी बिहार को अब कैसे देख रहे हैं। और दरअसल जिस कांग्रेस पार्टी को पिछलग्गू माना जाता था आरजेडी का, वो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सिर उठाकर आंख में आंख मिलाकर आरजेडी से बात करना चाह रही है। मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि हमें खोने के लिए बिहार में कुछ नहीं है, और अगर हम अपने ताकत में इजाफा नहीं करेंगे तो हम हमेशा पिछलग्गू या परजीवी ही रहेंगे। और इसलिए जब सब कहने लगे थे कि इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बदल दिया जाना चाहिए, तो लालू यादव बहुत दिनों तक चुप रहे। लेकिन जिस दिन लालू प्रसाद ने कह दिया कि इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बदल देना चाहिए, इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक था, ये तेजस्वी यादव ने कहा था, उसके बाद से ही कांग्रेस समझने लगी कि लालू प्रसाद यादव भी अब ट्रस्टेड एलाई नहीं है, कांग्रेस को कुछ करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर उसके बाद कांग्रेस अपने खेल को जारी रखी, हर प्यादे को आगे बढ़ाना शुरू की। पहले प्रभारी बदल दिया, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पहुंचे। कोई भी प्रभारी पहले जाता था तो वो आरजेडी सुप्रीमो के घर जाकर के उनसे मिला करता था, उनकी वंदना करता था। लेकिन ये प्रभारी ऐसे पहुंचे जो एक बार भी लालू प्रसाद से मिलने नहीं गए। मैसेज बहुत साफ था, उन्होंने कह दिया था कि अब कांग्रेस बी टीम नहीं रहेगी। तो लोग हंस रहे थे कि क्या कांग्रेस में इतनी ताकत है कि कांग्रेस बी टीम नहीं रहेगी। ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि कांग्रेस ए टीम रहेगी, बी टीम रहेगी, पर कांग्रेस अब ए टीम बनने का प्रयास कर रही है। और कांग्रेस क्या कुछ करने जा रही है, राहुल गांधी के दिमाग में क्या है, कन्हैया को आगे कर कांग्रेस क्या करना चाहती है, और कन्हैया की मदद में दलित नेता राजेश कुमार की भूमिका क्या रहेगी, कांग्रेस की पॉलिटिक्स उत्तर भारत में कैसी होने जा रही है, राहुल गांधी इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं, और क्या कांग्रेस फिर से पुनर्जीवित हो सकती है। क्या मुसलमान कांग्रेस की तरफ सबसे तेज कदम से आगे बढ़ेंगे, मतलब जितने क्षेत्रीय दल थे उनको छोड़कर कांग्रेस की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हम बताएंगे कि दरअसल कन्हैया क्या करने जा रहे हैं, कृष्णा अल्लावरू क्या करने जा रहे हैं, पप्पू यादव की कब एंट्री होगी, कांग्रेस आगे और क्या योजना बना रही है। इन सारी बातों का जवाब हम आपको देंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष, जी हां, राजेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, और फिर उनके अध्यक्ष बनने के बाद शकील अहमद खान उनको कैसे वेलकम कर रहे हैं। जब आप नेतृत्व करते हैं तो ये आपका दायित्व है कि जो वरीय लोग हैं उनको भी सम्मान मिले, उनकी भी भागीदारी हो, उनकी भी जो है सजेशन ली जाए, और वरीय कार्यकर्ता हैं उनकी भी हो। तो ये एक सबसे बड़ी जो हमारी कांग्रेस परिवार है, बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार में सब कोई चाहता है कि हमारी पार्टी को आगे विस्तार हो, आगे हम सत्ता तक जाएं, तो उसके लिए सब अग्रसरित रहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से काम होनी चाहिए, और मेरा पहला लक्ष्य होगा कि ट्रांसपेरेंसी से काम हो, ताकि किसी भी तरह का किसी को कंफ्यूजन ना हो। और हम ऐसे समय में आए हैं कि आपको ये श्योर करूंगा कि हमको सब लोग बहुत प्यार करते हैं, और ये दिखता है। हमारा किसी से भी आप पूछेंगे तो सबका एक्सेप्टेंस है, वरीय लोग भी, हमारे कनीय लोग भी, और बीच वाले भी। तो किसी के दोस्त के रूप में, किसी के अभिभावक के रूप में, किसी के बेटे के रूप में मैं हूं, और वो दिखेगा कि हमारे सारे लोग जो है हमारे जो है सहयोग कर रहे हैं। और आने वाला समय में हम समझते हैं कि हमारा जो जिम्मेवारी मिली है, वो मेरा एक सबसे प्रथम जिम्मेवारी बनती है कि सभी को सम्मान के साथ जोड़ के, सबके साथ लेकर के हम संगठन को खड़ा करें। इससे बड़ी अच्छी बात क्या होती है? कांग्रेस की पार्टी का फैसला हुआ, एक दलित को बनाया गया, ये अच्छी बात है। सब कुछ ठीक है आरजेडी से आपकी पार्टी का?
हाँ, आरजेडी से तो ऐसा कुछ फैटम फैटी तो कभी देखे नहीं है, कभी हुआ नहीं। आप देखे हैं क्या? कहीं नहीं हुआ, एकदम ठीक है। और कांग्रेस पार्टी अपने धरातल पर अपने पंजे गाड़ करके मजबूती से बिहार में काम कर रही है, वो सबसे स्वागत योग काम। देखिए, शकील अहमद खां के चेहरे पर खुशी छिपाए नहीं छिप रही। वो भले ही कह रहे हैं कि आपने फैटम फैटी देखा है क्या। बिहार में धक्के मुक्की को फैटम फैटी कहा जाता है। फैटम फैटी तो राजनीति में होती नहीं है, लेकिन राजनीति में गर्दन काट दिया जाता है, और जिसका कटता है वो भी उफ नहीं बोलता, और जो काटता है वो भी सेलिब्रेट नहीं करता। राजनीति की अलग परिभाषा होती है, और उसकी परिभाषा गढ़ने में जो लोग जितने माहिर होते हैं वो शतरंज के उतने ही बड़े बाजीगर होते हैं। आखिरकार कांग्रेस का ये दाव किस तरीके से आरजेडी को परेशान किए हुए हैं ये भी हम बताएंगे, और सिर्फ आरजेडी नहीं, एनडीए के लिए भी ये परेशानी का सबब है। चलते हैं हमारे मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, हमारे साथ श्याम किशोर चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ राम बंदोबस्त जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्याम किशोर चौबे जी, साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अब बिहार में तैयारी के रास्ते पे काफ़ी आगे बढ़ गई है। कन्हैया पदयात्रा शुरू कर चुके हैं। अखिलेश सिंह की छुट्टी हो गई है, जो लालू यादव के पिछलग्गू माने जाते थे, लालू यादव के करीबी माने जाते थे। पार्टी के भीतर लोग कहते थे कि डॉक्टर अखिलेश सिंह ने पूरी पार्टी को लालू यादव के चरणों में समर्पित कर दिया है, इस तरह का आरोप उन पर लगता था। लेकिन अब नवनिर्वाचित अध्यक्ष, दूसरा कन्हैया जमीन पर, कृष्णा अल्लावरू पूरी ताकत के साथ, कांग्रेस करने क्या जा रही है बिहार में? देखिए, जब कुछ अरसा पहले जब कृष्णा अल्लावरू प्रदेश प्रभारी बना के पटना भेजे गए थे, उसके बाद से जो उनकी चाल रही है, उनका एक्शन रहा है, और शुरू में ऐसा लगा था कि जो इंडिया है, इंडिया अलायंस है, और इसके पहले जिस ढंग से तेजस्वी यादव बोल रहे थे सीटों को लेकर, तो उससे लगा था कि शायद आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए सीटों पे कुछ समझौता करने की बात आगे बढ़ेगी। लेकिन कल की घटना के बाद, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद, वो भी दलित परिवार से बनाए जाने के बाद, मुझको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब अकेले चलने की राह पे है। कि अगर लालू परिवार थोड़ा भी इधर उधर करता है तो अकेले चलेंगे, इसलिए कि जैसा कि आपने शुरू में ही कहा था, कांग्रेस के पास खोने के लिए बचा क्या है। दूसरी बात, हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है, फिर भी पिछले अप्रैल मई में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें देखेंगे तो आरजेडी से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ज्यादा शानदार रहा है। आरजेडी 23 सीटों पे लड़के 4 सीट लाई थी, और उससे आधी से भी कम सीटों पे लड़के कांग्रेस को 3 सीटें आई थी। तब जबकि आरजेडी और सीपीआई के प्रेशर में दो मतलब संभावित जो जीतने वाले थे, राजेश रंजन यानी पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को टिकट नहीं दिया जा सका था। राजेश रंजन, पप्पू अकेले जीत गए, निर्दलीय लड़के। तो उसके बाद से ही कांग्रेस ने पप्पू यादव पे दांव खेलना शुरू किया, फिर कन्हैया को प्लांट कर दिया, फिर नया प्रदेश प्रभारी बदल दिया, और अब प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। तो बिहार ही नहीं, अब तो केवल बिहार बदनाम था शुरू से, बिहार और यूपी खास करके ज्यादा बदनाम था जातीय राजनीति के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अब पूरे देश में जातीयता का बोलबाला हो गया है, खासकर चुनावी राजनीति जातीय समीकरणों पे चलने लगी है। नहीं, जातीय समीकरणों पे चौबे जी चल रही है, लेकिन जो कांग्रेस कर रही है वो लालू के खिलाफ करेगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। सोचिए, 12 मार्च की मीटिंग होने वाली थी। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं आपसे शर्मा जी ये पूछना चाहता हूं कि 12 मार्च को कांग्रेस की मीटिंग होनी थी, टल गई।
कहा जाता है डॉक्टर अखिलेश सिंह जो पार्टी का फंड भी मैनेज करते थे, अपने दम पे पार्टी चला रहे थे, भले ही उन पर आरोप था कि आरजेडी की पिछलग्गू हो गई है कांग्रेस, लेकिन डॉक्टर अखिलेश सिंह खासे नाराज थे। लालू प्रसाद का क्या पैगाम लेकर के गए थे, फिर राहुल गांधी ने लालू के पास क्या पैगाम भेजा, इसकी हम रोज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम आपको अंदर की बात बताना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस के भीतर उसी दिन तय हो गया था जिस दिन लालू प्रसाद ने यह सवाल उठा दिया कि अब राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन लीड करना चाहिए। उसी दिन कांग्रेस समझ गई थी कि सही में यह राजनीति में कोई दोस्त नहीं है। चलिए, हमारी ऊपरी तौर पर, बाहरी तौर पर बीजेपी से लड़ाई है, लेकिन हमारी असली लड़ाई तो इन क्षेत्रीय दलों से। और उसी दिन कांग्रेस ने सोच लिया कि क्यों नहीं हम लालू प्रसाद को भी बता दें कि कांग्रेस बिहार में कितनी इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस की इंपॉर्टेंस को जब तक लालू प्रसाद नहीं समझेंगे तब तक हमारे साथ इसी तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार करेंगे। और आप याद करिए मृत्युंजय जी, कैसे G23 जो कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ कांग्रेस के भीतर बना था, जैसे ही राहुल पे आक्रमण शुरू हुआ सबको हाशिए पर धकेल दिया गया। आप बड़े बड़े नेताओं का नाम सुन लीजिए, सब हाशिए पे चले गए। राहुल से टकराओगे चूर चूर हो जाओगे, ये कांग्रेस में सीधा मैसेज है। अब जब ये बात हुई, अल्लाह वरू आए, एक दिन भी नहीं गए। उसके बाद जिस कन्हैया को आरजेडी ने चुनाव लड़ने नहीं दिया, डॉक्टर अखिलेश सिंह ने विरोध किया, लालू प्रसाद का मैसेज लेकर के गए, कन्हैया पदयात्रा करने पहुंच गए। डॉक्टर अखिलेश सिंह इतने डिफेंसिव हो गए कि वो विरोध कर रहे थे, पर पदयात्रा में डॉक्टर अखिलेश सिंह को भी जाना पड़ा। मैसेज बहुत साफ था कि या तो पार्टी लाइन पर चलो और नहीं तो फिर कुछ और सोच लो, और इसलिए डॉक्टर अखिलेश सिंह को भी जाना पड़ा। पर फिर भी बातें बन नहीं पाई तो डॉक्टर अखिलेश सिंह को हटा दिया गया। कन्हैया पहले से ही जमीन पर है, तो निश्चित तौर पर कन्हैया को जमीन पर उतारने का मतलब है पार्टी अपने बारे में सोच रही है। और एक दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस अब पीछे मुड़ करके देखने वाली नहीं है। जो कांग्रेस जातीय जनगणना की बात कर रही है, मुस्लिम पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रही है, जो ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ देख रही है, वो कांग्रेस अब अगला कदम क्या उठाने जा रही है, यही मैं बताने जा रहा हूं। अब ओबीसी चेहरे के रूप में पप्पू यादव भी कांग्रेस में बहुत सक्रिय दिखेंगे। यही गेम प्लान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का है। मृत्युंजय शर्मा जी। जी पंकज जी, बहुत मेरे ख्याल से सही तरीके से आपने समराइज की इस बात को कि आप देखेंगे तो आने वाले दिनों में, और कल भी हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से अखिलेश सिंह नाराज चल रहे हैं कन्हैया के आने से और उनकी पदयात्रा से। तो जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका, राहुल गांधी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है दो तरह से। एक तो सबसे पहले राजद को मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारा जो समन्वय है उस समन्वय को बनाने के लिए हर बार हम ही नहीं झुकेंगे, आपको भी उतनी ही मेरी जरूरत है जितनी मुझे आपकी जरूरत है। तो ये झुकने का जो खेल है वो खत्म। दूसरा, कभी भी कोई व्यक्ति या कोई पार्टी जब अपने सबसे निचले स्तर पर होता है, जैसा श्याम चौबे जी बोल रहे थे, तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। कांग्रेस की स्थिति आज के दिन में वही है, उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है बिहार में। तो उसका एक तरह से ये जो पूरा मैसेजिंग है वो उस सेंस में है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और इसके लिए तुम दिल्ली बहुत अच्छे से देख लो कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपनी हठधर्मिता दिखाई, अपना ईगो दिखाया। तो देखो आज क्या हाल हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ। और अगर आपने बिहार में इस प्रकार की हठधर्मिता दिखाई, अगर आपने बिहार में मुझे 70 सीटें नहीं दी तो यहां भी हम अकेले जाएंगे और फिर आपकी ही सबसे ज्यादा नुकसान होगी। एक राजद का मैसेजिंग है और दूसरा पार्टी के अंदर भी एक मैसेजिंग है। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कांग्रेस के साथ पंकज जी है वो ये है कि 90 के बाद से वो थोड़ी कंफ्यूज रही है कि एक्चुअली उसका कोर वोटर बैंक है कौन। आप देखेंगे वो हमेशा शिफ्ट होते रही, कभी वो वापस सवर्णों के पास चली जाएगी, कभी खुद को ओबीसी की पार्टी बताने लगेगी जो कास्ट सेंसस और पूरा भारत जोड़ो यात्रा में आपने देखा होगा। फिर कभी कभी उसे लगता है कि दलितों को हम अपने साथ ला सकते हैं क्योंकि वो बहुत हिस्टोरिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट वोटर्स रहे हैं। अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि कांग्रेस करना क्या चाह रही है कि इन सभी वर्गों में जो भी उनके पास सबसे स्ट्रांग तुरुप के इक्के हैं उनको वो बाहर निकालना चाह रही है। वो कह रही है कि मेरे पास खोने को तो कुछ है नहीं, इसलिए सबसे स्ट्रांग तो आप देख लीजिए दलित समाज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, मुस्लिम समाज से ऑलरेडी उनके सीएलपी के लीडर हैं उसमें शकील खान है,
कन्हैया को उन्होंने एक फॉरवर्ड फेस के तौर पर उतार दिया है मैदान में। आप खुद ही बता रहे हैं, पप्पू यादव, हम सभी को पता है, आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में उनको उतारा जाएगा बिहार में एक महत्वपूर्ण रोल देकर। और ये चारों के कॉम्बिनेशन से मुझे लगता है अभी से लेकर चुनाव तक ये चारों का कॉम्बिनेशन और उनके जो प्रभारी अलवरू जी, इसी कॉम्बिनेशन के साथ ये पार्टी चुनाव में जा रही है। और इसमें आप एक चीज गौर कीजिए कि इसमें उन्होंने राजद की परवाह नहीं की है। उन्होंने परवाह नहीं किया कि आपको कन्हैया पसंद है या नहीं, वो ये भी परवाह नहीं करेंगे कि आपको पप्पू यादव पसंद है या नहीं। अभी के हिसाब से राजद के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। राजद ज्यादा से ज्यादा अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती है, वो लालू जी के द्वारा राहुल गांधी को संदेश भिजवा सकती है, लेकिन राजद भी इस बात को समझ रही है कि मैं नाराजगी दिखाने के अलावा गठबंधन के मामले में तो वापस मुझे कांग्रेस के साथ ही जाना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। तो कांग्रेस का एक तरीके से मुझे लगता है कम से कम पिछले 5 वर्षों में और उसके पहले भी इनफैक्ट ये आक्रामक रूप है, कम से कम आरजेडी के अगेंस्ट में वो जो बैलेंस करना। और आपको याद होगा लालू जी ने भरी सभा में कह दिया था कि अखिलेश सिंह को तो हमने राज्यसभा भेजा है। अखिलेश सिंह खुद पहले राजद में थे, विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, केंद्र में सदस्य रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं राजद के कोटे से, राज्य में भी केंद्र में भी। तो एक प्रकार से देखा जाता था कि अखिलेश सिंह राजद के व्यक्ति हैं, कांग्रेस में है, और एक प्रकार से वो समन्वय बनाने का भी काम करेंगे। और दूसरा वो एक तरह से फिर जो होता है ना थोड़ा बहुत फ्रिक्शन कम करने का, एक पिछलग्गू पार्टी बनने का, एक साथ में रहने का, वो तमगा मेरे ख्याल से हटाने की कोशिश की गई है इस मूवमेंट के द्वारा। ये सिंपल सिग्नलिंग है कि राजद के द्वारा अब गाइड नहीं होंगी कांग्रेस की इंटरनल पॉलिसीज और खास करके चुनावी पॉलिसीज जो होने जा रही है। ठीक है, पर एक मजेदार बात और भी है। हमारे साथ 2 पैनलिस्ट और भी हैं, रामबंधु वत्स हैं, प्रियदर्शी रंजन है। रामबंधु वत्स, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस ने दलित अध्यक्ष के तौर पर भी किसको चुना? दलितों में भी एक ऐसी जाति जो किसका वोटर है उसको लेकर के हमेशा सवाल उठता रहा। दरअसल रविदास समाज का नेता कौन है? बीजेपी ने एक जनक राम को आगे बढ़ाया जरूर, पर क्या वो रविदास का वोट साधने में सफल रहे? ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, कांग्रेस ने बड़े ही चतुराई से राजेश कुमार को आगे रख दिया, क्योंकि कांग्रेस को लगा कि उसके पास मीरा कुमार जैसी नेता हैं, पर उनकी शादी ओबीसी समाज में हुई है। मीरा कुमार अपने पिता के तरह दलितों की नेत्री नहीं बन पाई, जैसे उनके पिता दलितों के नेता हुआ करते थे। तो मीरा कुमार पर कांग्रेस कई बार दांव लगाई पिछले कुछ समय में, लेकिन अब उन पे दांव खेलना नहीं चाहती थी। एक यंग चेहरा चाहिए था, वो भी रविदास समाज से चाहिए था। कांग्रेस ने राजेश कुमार को बिहार प्रदेश सौंप दिया। मतलब बहुत साफ है कि दलितों को मैसेज भी दो, एक ऐसा समाज जो हमें वोट कर सकता है उसको अपनी तरफ साधो। मतलब 5% वोट को सीधा अपनी तरफ जोड़ लो और कहो कि कांग्रेस तुम्हारी पार्टी। तो 5% वोटों को सीधा अपनी तरफ खींच लेना, क्योंकि अक्सर आरजेडी कहती थी ना कि तुम टेबल पे अपने साथ ला किसको रहे हो, आपके साथ कौन सा वोटर है, कौन सी जाति है। हम आपको इतनी सीट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नेशनल एरिना में आपका साथ चाहिए, पर आपके पास कोई वोट बैंक तो है नहीं। कांग्रेस हर बात का जवाब ढूंढ करके एकदम तैयार बैठी है कि आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। आप मेरी बात माने तो ठीक, और नहीं माने तो हम अकेले चलेंगे जैसे दिल्ली में चले। खोने का हमारे पास कुछ नहीं है। क्या कहते हैं आप? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजेश राम के जरिए वो दलित समीकरण पे जो कांग्रेस का प्रयास है वो आरजेडी का जो सवर्ण वोट बैंक और जो दलित वोट बैंक है वो दरअसल महागठबंधन में कांग्रेस की मौजूदगी के कारण ही दिखाई देता है। ये कांग्रेस की ताकत है और इसी के जरिए वो ये बात कांग्रेस समझती है। तभी वो इनके जो पिता हैं राजेश राम, वो भी एक कदावर मंत्री रहे हैं कांग्रेस के, और इनकी पकड़ वास्तव में उस समाज पे है, रविदास समाज पे है। रविदास समाज, और अभी आप देखें कि चिराग पासवान बीजेपी में है, तो जो वोटिंग पैटर्न होता है वो रविदास समाज और और पासवान समाज के वोटिंग पैटर्न में थोड़ी दूरी दिखाई देती है। तो लिहाजा कांग्रेस रविदास समाज के नेता को आगे करके वो एक अपनी स्वीकार्यता को बढ़ा सकती है और दलित टच वो दे सकती है। आप देखेंगे कि इनके इस निर्णय से आरजेडी संकट में चली गई है।
कांग्रेस के पास ऐसा नहीं कि बिहार में खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस की ताकत रही है, जो अल्पसंख्यक समाज है वो मूल रूप से कांग्रेस के साथ ही रहा है, क्योंकि कांग्रेस महागठबंधन में है, इसलिए ये चीज दिखता नहीं है। और यही कारण है कि अब गहरे संकट की स्थिति में आरजेडी धीरे धीरे बढ़ रही है। यह बात सच है कि मुस्लिम समाज का वोट पैटर्न ये होता है कि जहां बीजेपी, जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा रहा हो तो वहां वो देंगे, लेकिन यह इकलौता ऐसा तर्क है जो कांग्रेस जिसपे आरजेडी अभी भरोसा कर सकती है। लेकिन जो आरजेडी से खुश नहीं है यहाँ का अल्पसंख्यक समाज, ये हमने प्रशांत किशोर की जो उनकी अपनी अब तक की राजनीतिक यात्रा देखी है उससे भी इस बात को समझ सकते हैं कि बिहार के अल्पसंख्यक समाज के पास विकल्प नहीं था, इसलिए वो आरजेडी के साथ थी। तो कांग्रेस एक अल्पसंख्यक समाज में भी हलचल मचा रही है, और दलित समाज, दलित और सवर्ण, कन्हैया के जरिए सवर्ण और राजेश राम के जरिए दलित समाज पे वो एक तरीके से समझ लीजिए कि महागठबंधन में जो भी यादव छोड़ करके जितने भी वोट बैंक हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के कारण प्रभावित होता है, जो अब वो बिखर जाएगा। तो ये कांग्रेस की ताकत है। अब आरजेडी के पास अब ये उनको उंगली पे गिनना पड़ेगा कि वो वास्तव में कितने सीट जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का सपना तो अब लगता है कि कोसों दूर चला गया है। आप देखिएगा कि कांग्रेस अब पप्पू यादव को भी लाएंगे और उनकी अब दो मांग रहेगी, या तो उनको महागठबंधन में आरजेडी के बराबर सीटें मिले, ताकि ये न लगे कि महागठबंधन को आरजेडी लीड कर रही है, लगे कि कांग्रेस भी बिल्कुल बराबर में खड़े होकर चल रही है। अगर वो अब ये मांग होगी, भले ही बार्गेनिंग करके चाहे जितनी भी सीटें मिले, लेकिन अब वो 70 प्लस या 70 से कम या 35 और 40 वाला अब डिबेट महागठबंधन के अंदर नहीं होगा। वो चाहेंगे कि उनको आरजेडी के समानांतर सीट मिले, जैसे यहाँ बीजेपी और जदयू चाहती है। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस का जो तेवर है, पप्पू यादव देखिएगा बहुत ही जल्द 10 दिन या 20 दिन के अंदर पप्पू यादव का भी वो भी कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे ऐसा भी हो सकता है कि महागठबंधन से बाहर निकल के एक तीसरे मोर्चे की जो संभावना है उसमें कांग्रेस उस संभावना को लीड कर सकती है। तो ये ऐसा होने से आरजेडी गहरे संकट में आएगा। ये तो बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय होगा। बीजेपी, कांग्रेस के वर्तमान निर्णय से बीजेपी भी चिंतित है, प्रभाव वहां भी होगा, लेकिन आरजेडी के लिए गहरे संकट का समय है। और दलित समाज पे बीजेपी की भी बहुत खास पकड़ नहीं है, इसीलिए तो कभी चिराग पासवान, कभी मांझी, और दलित समाज के जो नेता हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां छोटी छोटी, उनको एनडीए में सहेज के रखती है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी की खुद की पकड़ भी नहीं है और आरजेडी की भी पकड़ नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस का अपना प्रभारी किस दलित को बनाया जाना हो सकता है उसके लिए एक मील का पत्थर साबित हो जाए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो भी यहाँ की राजनीति है वो ओबीसी पे केंद्रित है। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ओबीसी समाज के आते हैं दूसरी पार्टियों में। तो ऐसे में ये कांग्रेस पहली ऐसी पार्टी है इस समय कि उसके प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज के हैं। और दलित और जो रविदास समाज बीएसपी का वोटर है, लेकिन बिहार में स्थिति थोड़ी सी अलग है। बीएसपी का वोट प्रतिशत भी आता है, लेकिन उसकी कोई गहरी पैठ नहीं है, और वही रविदास समाज का वोट बिखर बिखर के कभी बीजेपी या उसी पे जदयू या वो आरजेडी की ओर जाता है। तो एक तरीके से रविदास समाज को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है इस निर्णय से। रविदास समाज को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, पर मैं ये एक बात से थोड़ा सा सहमति नहीं रखता हूं कि अगर कांग्रेस पॉलिटिक्स ही करेगी, ओबीसी पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स, मुसलमान पॉलिटिक्स, जातीय जनगणना की बात को बहुत आगे रखेगी, तो क्या अपर कास्ट को साध पाएंगे कन्हैया? मुझे तो शक है। ठीक है, अपर कास्ट के चेहरे के तौर पर कन्हैया हैं, पर कन्हैया की लोकप्रियता मुस्लिम समाज में भी बहुत है। सीमांचल में उनकी सभा में लोग अच्छी खासी संख्या में जुड़ते थे। तो एक चीज जो मैं प्रियदर्शी रंजन आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या कन्हैया या उनकी पार्टी अगर जातीय जनगणना को लेकर के इस तरीके से बात करती है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कोई दलित महिला क्यों नहीं है, प्रेस में कितने लोग ओबीसी वाले लोग हैं, तो अगर आप इस तरह का सवाल करते हैं तो क्या इन सवालों के जरिए भले ही आप कन्हैया को आगे कर दीजिए, अगड़ों का वोट ले पाएंगे क्या? हाँ, हो सकता है आप कुछ अगड़ों में ज्यादा टिकट बांटेंगे तो कुछ वोट उनका काट सकते हैं, लेकिन क्या ये आपको जीत की तरफ ले जाएगा? क्योंकि कांग्रेस को
ने तो तय कर लिया है कि अब दलित पॉलिटिक्स करना है, ओबीसी पॉलिटिक्स करना है, मुस्लिम पॉलिटिक्स करना है। कर्नाटक में 4% आरक्षण दे रहे हैं, यह कैबिनेट से पास हो गया। तो कांग्रेस क्या करने जा रही है वो तो बहुत क्लियर है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा खतरा अब कांग्रेस से उनके एलाइज को ही है, क्षेत्रीय दल को ही है, जिसके बारे में कांग्रेस समझ चुकी है कि इनकी वजह से ही हम सिर्फ दक्षिण भारत की पार्टी रह गए। बिल्कुल बिल्कुल, जो पॉइंट आउट आप कर रहे हैं कि कन्हैया के होने से क्या सवर्ण मतदाता इनकी ओर शिफ्ट कर जाएंगे, कांग्रेस की ओर, खास करके भूमिहार मतदाता जिस जाति से ये आते हैं, तो मुझे लगता है कि आंकड़ों पर एक बार गौर कर लेना चाहिए और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लेना चाहिए। आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 3 दशकों में, तकरीबन 3 दशकों में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जब बिहार के भूमिहार जिस जाति से कन्हैया आते हैं 10% या 12% से अधिक भारतीय जनता पार्टी से अलग जाकर के वोट किया है। पिछले 3 दशकों में लगातार भारतीय जनता पार्टी को भूमिहारों का वोट 90% के करीब मिलता रहा है, चाहे कैंडिडेट महागठबंधन की ओर से रहा है तब भी, या वैसी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में रही हैं तब भी ये आंकड़ा रहा है। वही बात है कि जो समीकरण साधने की बात हो रही है उसमें अल्लाह बरू जी का भी नाम आ रहा है कि अल्लाह बरू ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लोगों का भी झुकाव होगा। समीकरण की जो बात हो रही है उसमें भी मैं एक ऐड कर देना चाहता हूं कि मदन मोहन झा जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, तो उस समय का भी आंकड़ा आप देख लीजिए, क्या ब्राह्मण लोग मुखातिब हो गए कांग्रेस की ओर? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर ही गए। तो ऐसे में चेहरा ला देने से, किसी जाति का चेहरा ला देने से ऐसा हो जाएगा, कोई करिश्मा हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। उसके लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारी होनी चाहिए, कांग्रेस को जी जान लगाना चाहिए। तमाम चीजें जो राजनीति के लिए, अन्य चीजें, चेहरों के अलावा जो अन्य चीजें करने की जरूरत होती हैं, कांग्रेस को वो सब करने की जरूरत है। तब जाकर के आप जो कर रहे हैं उसका आउटपुट निकलेगा। अभी आप जो कर रहे हैं वो एक तरीके से है मार्केटिंग कर रहे हैं आपके। ठीक है कि हमारे पास ये भी चेहरा आ गए, हमारे पास ये भी चेहरा आ गए, आप समीकरण दिखा रहे हैं कि देखिए रविदास का हमने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जाति से। वो रविदास जाति का भी अगर आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए तो किसी भी पार्टी के साथ जाने की बजाय बसपा के साथ, बिहार में बसपा के साथ ही वह जाति जाती रही है। आप लोकसभा चुनाव का भी आप उदाहरण उठा करके देख लीजिए। बक्सर सबसे ज्यादा जो रविदास है, पहले मैं उनकी बात बता देता हूं, जिनकी संख्या है बक्सर जिला में है, सासाराम में है, कैमूर में है, औरंगाबाद में है। और इन तमाम जगहों के जब आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि रविदास लोग किसी भी पार्टी के साथ जाने के या किसी भी गठबंधन की ओर जाने की बजाय बसपा को अभी भी प्रमुखता से लेते हैं। बक्सर में अनिल सिंह चुनाव लड़ रहे थे बसपा से, उनको वोटें कहां से आई? दिया, रविदासों ने वोट दिया, हाथी छाप पर बटन दबाया। तो अभी भी बड़ी चुनौती है कि आप नेता तो ला रहे हैं, लेकिन उस नेता का क्या इंपैक्ट है। कन्हैया की ही जब आप बात करते हैं तो कन्हैया का जनाधार पैन इंडिया हो सकता है, उनकी लोकप्रियता पैन इंडिया हो सकती है, लेकिन जब जनाधार की आप बात करेंगे, बिहार में जनाधार की बात करेंगे तो शायद वैसा नहीं दिखेगा। कन्हैया आजमा भी चुके हैं, बेगूसराय से भी चुनाव लड़ भी चुके हैं, और अगर उनको या कांग्रेस को ये लगता है कि जो प्रियदर्शी रंजन आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है आप सही भी कह रहे हैं कि कन्हैया आजमा चुके हैं, कन्हैया की हार हुई है, और कांग्रेस इसी पर तो सोच रही है कि भाई हमारा जो वोट बैंक था उसको हम अपने साथ क्यों नहीं जोड़े। कांग्रेस की सोच ही यही है कि भाई दलित को हम जोड़ें, दलित में हम किसको जोड़ें, रविदास को जोड़ लें, इसलिए वैसे एमएलए को अध्यक्ष बना दिया, कृष्णा अल्लावरू को ला दिया जो कि लालू यादव के पीछे नहीं घूमेंगे। मतलब कांग्रेस अपने दम पर एक अलग तरीके से सोचने के लिए आगे बढ़े। कन्हैया को आगे कर दिया जिनकी लोकप्रियता अपनी जाति से हट करके उस समाज में भी है, मुस्लिम समाज में भी है, जो कन्हैया को पसंद करते हैं। और इनफैक्ट आपको बता दें, एंटी मोदी वोट बैंक जो है उसमें कन्हैया की पैठ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। कांग्रेस आगे अप्रैल में क्या करने जा रही है? डीडी सिंह की मीटिंग करने जा रही है, 700 जिला अध्यक्ष आएंगे, उसके साथ कांग्रेस मीटिंग करेगी और कांग्रेस इंश्योर करेगी कि हमारा संगठन कैसे मजबूत हो।
बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस को यह लगता है दलित साध लो, मुसलमान साध लो, तो अगर इन दो को साध लिया तो कम से कम ये जो नॉर्थ इंडिया में हमारे घटक दल हैं वो अब हमारे पीछे पीछे चलने लगेंगे। और जब इनको साध लिया तो अपर कास्ट चेहरा रखो कुछ लीडरशिप में तो अपर कास्ट का वोट भी आ जाएगा। और ओबीसी चेहरा रखने के पीछे पर्पस जो मुझे यह दिखाई पड़ता है, जिस तरीके से बीजेपी का जोर ओबीसी पर जोरदार रहा है जब से ये प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी आए हैं, आप देख लीजिए कि 2014 से लेकर के 2019 के बीच में किस तरीके से वोट बैंक ओबीसी का बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ा है। वो कितना बड़ा अंतर 2004 से लेकर के 2014 वाले मतदान में दिखाई पड़ता है कि ओबीसी ने किस हद तक भरोसा किया। कांग्रेस नॉर्थ इंडिया में भी इस तरीके का प्रयोग करना चाहती है कि जो ओरिजिनल वोट बैंक है उसको साधो और साथ ही साथ ओबीसी वोट बैंक में भी सेंधमारी करो, जिससे फिर से दक्षिण ही नहीं बल्कि पूरे भारत की पार्टी बन जाओ। चौबे जी क्या कहते हैं आप? देखिए, बात सही है। ऋग्वेद की एक ऋचा है, उसमें कुछ ऋचाएं हैं जिनके अंत में आता है कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऐसे किस देव को भविष्य देके मैं उनकी आराधना करूं। तो आता है कि इसी देव को, उसका सवाल जवाब उसी में छिपा हुआ है। अभी है कि किसको वोट दें। कांग्रेस के पास स्थिति ये थी कि अभी तक चेहरे सामने नहीं आ रहे थे, वैसा कोई चेहरा नहीं था, जैसा कि आपने भी बताया और पहले से भी था अखिलेश जी का। तो बाकी ये अभी करके ये चेहरे ला रही है कि हाँ, हमारे इस देव को तुम देख सकते हो सामने में, ये हमारा चेहरा है। चेहरे के बाद जैसा आपने ही कहा कि संगठन पे जा रही है। दो चीजें हैं ना, आपके पास वोट के लिए चेहरा हो, संगठन हो और उसके बाद कार्यक्रम हो। तो हमारे ख्याल से कार्यक्रम के रूप में कन्हैया की पदयात्रा है, लेकिन वो पदयात्रा केवल अकेले काफी नहीं होगी, इनको और आगे जाके काम करना होगा। अभी थोड़ा वक्त है, हम थोड़ा ही वक्त है, ज्यादा इसलिए नहीं है कि फिर बरसात आ जाएगी तो बहुत कार्यक्रम, पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे और उसके बाद चुनाव ही आ जाएगा। रही बात पूरे उत्तर भारत में इनके आने के लिए, तो पूरे उत्तर भारत से तो इनका सफाया हो ही चुका है, सफाया तो हो ही चुका है। वैसी स्थिति में इनको अगर बिहार को प्रयोग भूमि बनाते हैं, जहां से गांधी ने चंपारण यात्रा शुरू की थी और इस चुनाव के पहले फिर कन्हैया की यात्रा शुरू हुई, तो आगे अगर बढ़ते हैं तो हो सकता है। रही बात चेहरे से केवल वोट नहीं मिलता है, ये बात भी सही है। मैं आपको एक उदाहरण दे के बताता हूं कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया, जो उड़ीसा की हैं और झारखंड में गवर्नर रह चुकी थी, और लोकसभा चुनाव के पहले या उस दौरान भी किसी न किसी रूप में ये प्रेजेंट किया गया कि हमने एक आदिवासी को चीफ प्रेसिडेंट बनाया है। लेकिन जहां वो गवर्नर रही थी वहां की 5 सीटें बीजेपी हार गई, और तब जबकि यहीं के उनके बीजेपी के सांसद अर्जुन मुंडा जैसा आदमी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर भी था। काम चाहिए, वोटर अब पहले जैसा नहीं है कि किसी भी लीडर के पीछे भाग जाएंगे, उनको थोड़ा काम भी चाहिए, काम चाहिए। और ये चाहिए कि ये पार्टी हमारे लिए कितना असर्ट करेगी, तो वो चीज दिखाने की अब बारी है। लेकिन हाँ, सवाल है कि लोग भरोसा करेंगे कि कौन असर्ट कर सकता है, लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है, मेरे लिए आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इस लिहाज से चुन चुन के जातीय आंकड़ों के आधार पे अगर ये कांग्रेस कर रही है, तो जिस प्रकार आप देखेंगे कि 1989 मतलब आज से 35-36 साल पहले से बिहार में कांग्रेस का जिस प्रकार से डिक्लाइनेशन शुरू हुआ, होते होते ये 19 सीट पे सिमट गई है। तो वैसी स्थिति में जिस ढंग से ये प्रयास कर रहे हैं, और वो बातें जो अंदर की बातें हैं और थोड़ा प्रत्यक्ष भी थी कि ममता बनर्जी को इंडिया का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, ये बात तो लालू यादव ने सच्ची कही थी, कोई गलत तो कही नहीं थी कि ये इंडिया नामक मंच का गठन तो लोकसभा चुनाव के लिए ही हुआ था, उसमें विधानसभा चुनाव का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन शायद अंडरस्टूड था कि ये विधानसभा चुनाव में भी प्रभावी होगा, लेकिन वो बिखरा रहा, झारखंड छोड़ के बाकी हर जगह बिखरा रहा। तो वैसी स्थिति में अभी कांग्रेस अगर अपने इन घोड़ों को सामने लाई है, अब इनको दौड़ावे।
नहीं, कन्हैया दौड़ा दौड़ रहे हैं, दौड़ा बाकी को तो भी रही दौड़ना है, पर एक घोड़ा तो अभी अस्थिर बैठा है ना, वो अपने मन से बीच बीच में दौड़ने लगता है, उस घोड़े की भी तैयारी हो रही। मैं चाहूंगा मृत्युंजय जी इस पे बोलें, क्योंकि दरअसल अगर हम कहें मृत्युंजय शर्मा जी, तो सवाल ये उठता है कि जो पप्पू यादव लगातार इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि भाई सीएम डिक्लेयर हो चुनाव के बाद, और एक बात आपको बता दें, यादवों में भी चर्चा होती है कि लालू प्रसाद कौन से यादव हैं, बात ये होती है कृष्णौठ, मंजरोठ, ये सब तरह की भी बात होती है, जैसा कि अन्य जातियों में भी होती है। तो आप देखेंगे जब उत्तर बिहार में बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पप्पू यादव कहते हैं मंजरोठ का नेता होना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या पप्पू यादव और खास तौर पर उत्तर बिहार में आरजेडी बेहतर नहीं कर पाती? अगर आरजेडी उत्तर बिहार में, सीमांचल में, कोसी में बेहतर कर ले तो आरजेडी की सरकार बन जाएगी। तो सवाल यह उठता है कि पप्पू को ला करके क्या यादवों में भी डेंट मारने की कोशिश है? बीजेपी तो नित्यानंद राय को लाई तो ठीक है, बीजेपी लोकसभा में बेहतर कर जाती है, पर सवाल यह है कि कांग्रेस भी यादव के एक बड़े चेहरे के रूप में, क्योंकि पप्पू यादव समाज से आते हैं, लेकिन कई अन्य जातियों में भी उनका एक्सेप्टेंस है। जिस तरीके से वो एक्टिव रहते हैं, मीडिया पीछे घूमता है, हर वैसे जगह पे जहां मीडिया अटेंशन मिल सकता है पप्पू मौजूद होते हैं। तो क्या कांग्रेस ओबीसी चेहरे के रूप में पप्पू यादव को आगे कर तेजस्वी को भी चुनौती पेश कर रही है, लालू को भी चुनौती पेश कर रही है, और कब करने जा रही है? क्योंकि मेरी जानकारी में करने जा रही है। अब अगला कदम वही है और सीधा होगा, आपके आंख में आंख मिला करके हम देख रहे हैं, आप तय कर लीजिए कि हम हमारे साथ कैसा व्यवहार करिएगा, क्योंकि आपको हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसा पौरुष ने कहा था ना सिकंदर से कि भाई एक राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा ही तुमको करना पड़ेगा। तो भले ही मैं अभी तक हारा हुआ हूं, लेकिन मैं भी राजा हूं, मेरे पास भी ताकत है, मेरे पास भी वोट बैंक है, इसलिए तुम मेरा वैसे ही सम्मान करो जैसा कि मैं डिजर्व करता हूं। जी पंकज जी, तो देखिए, कांग्रेस के पास अगर आप ऑप्शंस के तौर पर देखेंगे, वैसे नेता जिनका फेस विजिबल हो, पूरे राज्य में स्वीकार्यता हो, वोट बैंक हो, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है कांग्रेस के पास। अगर आप अभी पूछना शुरू करेंगे तो शायद पप्पू यादव, कन्हैया के आगे नाम ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बड़े नेता हो सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन वैसे नेता जिनकी वोट बैंक पर पकड़ हो, अपनी जाति या क्षेत्र में कहें कि मेरे कहने से इन 10 विधानसभाओं में लोग वोट दे देंगे, उसमें भी इनफैक्ट अगर आप कन्हैया का नाम नहीं जोड़ सकते हैं, जो मुझे लगता है, किसी की पॉपुलैरिटी और भीड़ आना, उसको सुनने के लिए आना और उसके लिए वोट दे देना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है पंकज जी। जैसे इस चीज में हम लोग मूवी स्टार्स को काफी अक्सर देखते हैं कि जब कई मूवी स्टार्स कहीं चुनाव प्रचार में जाते हैं तो लाखों की भीड़ आ जाती है, उन्हें देखने आती है, लेकिन उनके कहने से कभी उनको लोग वोट नहीं देते हैं। मुझे लगता है कन्हैया भी उसी स्टेज में है, उनको सुनने के लिए बहुत भीड़ हो सकती है, उत्सुकता हो सकती है, वो जो बोल रहे हैं पसंद आ सकता है, लेकिन कन्हैया अगर जाके विधानसभाओं में घूम घूम कर अपनी जाति के वोटरों को बोलेंगे कि आप कांग्रेस को वोट दे दो, मुझे नहीं लगता वो वोट कन्वर्ट होने वाला है। मुसलमान चूंकि ऑलरेडी कांग्रेस को वोट दे रहा है, उसमें जाकर अपील करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होने वाला है, वही लोग ऐसे भी वोट देने वाले थे वैसे भी देंगे। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो कांग्रेस के पास आज की डेट में, आप मानिए या मत मानिए, एक नेता जिसका एक्चुअल प्रभाव है 10 विधानसभा पे और एक क्षेत्र में, वो पप्पू यादव है। और ये चीज कांग्रेस को भी इंटरनली पता है, ये चीज लालू जी को भी बहुत अच्छे से पता है, राजद को भी पता है, और इसी को वो थ्रेट मानते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि एक यादव नेता के तौर पर पप्पू यादव उभरे, क्योंकि वो भविष्य में तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा होंगे। और इस नेगोशिएशन के दौरान उन्होंने कांग्रेस को ये समझाने में सफल हो गए थे लोकसभा के दौरान कि देखिए पप्पू यादव को आप इन्वॉल्व मत कीजिए बिहार में। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि भाई मेरे पास जो ऑप्शन है मुझे तो उसे ही यूज करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन जो मुझे दिखते हैं, कन्हैया और पप्पू यादव, आप मुझे उसे भी नहीं यूज करने देंगे, और फिर आप मुझे कहेंगे कि तुम्हारा कोई बेस नहीं है तो मैं तुम्हें 35 से 40 सीट दूंगा। तो मुझे अपने ऑप्शन यूज करने दीजिए, मुझे वो स्ट्रेंथ दिखाने दीजिए, जितना ग्राउंड पे हम मोबिलाइज कर सकते
सकते हैं करने दीजिए, और उसके बाद मैं नेगोशिएशन टेबल पे आके आपसे बैठूंगा और फिर बोलूंगा कि हाँ मुझे कम से कम 70 सीट तो चाहिए ही चाहिए पिछली बार से। क्योंकि देखिए मेरे ये नेता जब फील्ड पे गए हैं तो इनको अपार जन समर्थन मिला है, लोग सुनने के लिए आए हैं, भीड़ हुई है। तो कांग्रेस अब इस राह पे चल रही है। और पप्पू यादव कन्हैया के अलावा, मैं फिर से कह रहा हूं, कन्हैया पॉपुलैरिटी में शायद ज्यादा होंगे और नेशनल लेवल पे पॉपुलैरिटी कन्हैया की ज्यादा होगी, लेकिन आप कोसी सीमांचल बेल्ट में अगर चले जाएंगे तो पप्पू यादव उतने ही पॉपुलर है, उससे ज्यादा पॉपुलर मैं कह सकता हूं कि ओबीसी में और यादव्स में आपको दिखेंगे। तो कांग्रेस कभी भी मुझे लगता है, और ये जो यात्रा कन्हैया निकाले हैं, मुझे लगता है इसी में एक प्रकार से केंद्र के और राहुल गांधी जी से डायरेक्शन आएगा, जिस प्रकार से अखिलेश सिंह भी जाके जुड़े उनके निर्देश पे, उसी में मुझे लगता है इस प्रकार के निर्देश आएंगे कि पप्पू यादव भी उसी यात्रा में जाएं, जुड़े, एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की कोशिश करें, और वहीं से मुझे लगता है वो एंट्री हो जाएगी पप्पू यादव जी की इस बार के बिहार के चुनावों में, कांग्रेस की रणनीति में प्रदेश में। और आप देखेंगे एक प्रकार से फ्रंटल फेस बन के आने लगेंगे, क्योंकि जैसे ही आप उनको इन्वॉल्व करेंगे उस एरिया में, तो भीड़ आ जाएगी उस एरिया में, अपना जनाधार है, और वो भीड़ से फिर इनकरेज होगी, कांग्रेस भी इनकरेज होगी, कांग्रेस बोल भी पाएगी राजद को कि देखिए हम इतना जनाधार लेके आ रहे हैं, और फिर एक प्रकार से पप्पू यादव लेजिटिमाइज हो जाएंगे। अभी तक वो जो लेजिटिमेसी से वो अपने अकेले घूमते फिर रहे हैं इधर से उधर कांग्रेस का नाम ले लेके, उसके बदले एक पार्टी की लेजिटिमेसी उनसे जुड़ जाएगी, और यही मुझे लगता है कांग्रेस के आने वाले दिनों में रणनीति होगी। नहीं, वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पप्पू यादव को भी तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना, इसलिए पप्पू यादव राहुल और प्रियंका की शान में जिस तरीके से कसीदे पढ़ रहे हैं, उससे तो साफ दिखाई पड़ता है ना कि पप्पू यादव चाह क्या रहे हैं। ये बात और है कि राहुल गांधी जब पटना आए थे तो डॉक्टर अखिलेश सिंह ने इंश्योर किया था कि पप्पू यादव की मुलाकात नहीं हो पाए, और पप्पू यादव की मुलाकात राहुल गांधी से हो नहीं पाई थी, लेकिन एयरपोर्ट से लेकर के पटना के गोलंबर चौराहे तक में पप्पू यादव और उनके समर्थकों का पोस्टर पटा पड़ा था राहुल गांधी के स्वागत में। सवाल ये है कि सीमांचल में पप्पू और कन्हैया की जोड़ी बहुत प्रभावशाली हो सकती है, क्योंकि ऐसा कांग्रेस मानती है। पप्पू का अपना जनाधार है, अपना बेस है, और सीमांचल में मुसलमानों में भी कांग्रेस के प्रति आकर्षण बढ़ा है। कन्हैया की सभा में भीड़ बहुत होती है, इसलिए जब ये दो लीडर मिलते हैं तो खास तौर पर सीमांचल और कोसी में इसका प्रभाव तो पड़ेगा, और ये कांग्रेस के लिए एक कह सकते हैं कि मजबूत आधार हो सकता है। क्या कहते हैं राम बंदोबस्त जी? और इसी की तैयारी में कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस बहुत जल्दी पप्पू यादव को यात्रा में उतारने जा रही है। जी, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का जो रैलियां होंगी तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पे पड़ेगा। और देखिए कि जो महागठबंधन में सवर्णों का जो रुझान होता है, भले ही वो एनडीए की तुलना में बहुत कम हो, लेकिन हर चुनाव में, अब लोकसभा चुनाव में भी, 2024 के चुनाव में भी देख सकते हैं, विधानसभा चुनाव 2020 में भी, कि कुछ ना कुछ सवर्ण लोगों का रुझान बढ़ा है महागठबंधन में। तो उसमें एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी कांग्रेस पार्टी की रही है, या भले ही वो दिखती हो कि वो आरजेडी के कारण जा रही हो, या तेजस्वी का A to Z समीकरण की बात जो कभी करते थे उसका वो प्रभाव हो, लेकिन जब कांग्रेस महागठबंधन में आने वाले सवर्ण वोट बैंक और अल्पसंख्यक वोट बैंक में अपनी हिस्सेदारी को देखेगी तो आरजेडी की तुलना में वो ज्यादा है, तो फर्क पड़ेगा। और कहीं ना कहीं राजद, ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आरजेडी यादव तक ही सीमित होकर रह जाए, अभी भी वो MY समीकरण में ही है। MY समीकरण के अतिरिक्त जो भी फैलाव सवर्णों में हो या ओबीसी की अन्य जातियों में हो, या खास ओबीसी की अन्य जातियों में तो बहुत कम है, लेकिन दलितों में कुछ है, तो उसके पीछे एक कांग्रेस पार्टी भी है। और कांग्रेस पार्टी की दूसरी खासियत रही है कि वो महागठबंधन को संतुलित करती है। जब जैसे ही अगर कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से निकलेगी तो असंतुलित हो जाएगी। नहीं, पर एक बात बार बार कहा जाता राम बंदोबस्त जी कि क्या कांग्रेस अपने को मजबूत करके प्रशांत किशोर की तरफ भी देख रही है क्या? प्रियदर्शी रंजन, ऐसा आपको लगता है कि महागठबंधन में बात नहीं बन पाती है तो प्रशांत किशोर के साथ भी अलाइनमेंट हो सकता है, प्रशांत किशोर के साथ भी संधि हो सकती है, कांग्रेस को दिक्कत नहीं होगी और पीके को भी दिक्कत नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, अप्रैल में ये सारा खुलासा हो जाएगा। AICC का जो अहमदाबाद में बैठक होने वाली है कांग्रेस की, उसमें ये सारा खुलासा हो जाएगा कि कांग्रेस किस तरीके से सोचती है। जिस तरीके से 2003 में शिमला में कांग्रेस का नीतिगत फैसला हुआ था
कि वो अब गठबंधन की राजनीति करेगी, और उसका उसे फायदा भी मिला था कि 10 सालों तक वो सरकार चलाई केंद्र में, और बाद में तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ उसका समझौता होता चला गया। उसी तरीके से इसके खिलाफ 2003 के फैसले के खिलाफ शायद अप्रैल 2025 में कांग्रेस फैसला ले, और ये फैसला ले कि हमें अब गठबंधन की राजनीति से बाहर जाना है, या वैसे गठबंधन के पार्टियों से बाहर जाना है, उनकी छत्रछाया से बाहर निकलना है, उन्हें दूर करना है, जो हमारे ही बेस वोट बैंक की राजनीति करते हैं। प्रशांत किशोर का आपने नाम लिया। प्रशांत किशोर कमोबेश कांग्रेस की बेस पॉलिटिक्स को अभी तक प्रभावित नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि एक नए प्रयोग के तौर पर उस तरीके से कांग्रेस उधर ले जाए। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो बार बार उठ करके आ रही है, जिस पर मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूंगा, वोट अपने लिए प्राप्त कर लेना और वोट ट्रांसफर कराना, दोनों राजनीति में दो चीजें होती हैं। पप्पू यादव वोट खुद को तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वोट ट्रांसफर कराने की उनकी क्षमता अभी तक जाहिर नहीं हुई है। उन्होंने पार्टी भी बनाई, लेकिन वोट ट्रांसफर उनको नहीं हुआ। यादवों का वोट ट्रांसफर कराने में वे सक्षम नहीं हुए हैं। यादवों का वो वोट प्राप्त करने में ही सक्षम हुए हैं। तो उस लिहाज से भी आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, कड़ी चुनौतियां हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कांग्रेस चूके हुए चौहानों के भरोसे किस तरीके से बिहार की राजनीतिक नैया को पार लगाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में जो उठापटक चल रहा है वो 2025 की नहीं है, 2025 से आगे की है। 2029 के साथ तैयारी कांग्रेस कर रही है, और इसीलिए जो राष्ट्रीय स्तर की सोच है, उसी सोच को बिहार से बिना प्रभावित हुए, बिहार के क्षेत्रीय समीकरण तमाम चीजों से नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2029 की तैयारी कांग्रेस कर रही है। यही बात कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी को समझाई है, कृष्णा अल्लाह वरुण ने राहुल गांधी को समझाई है, और इसीलिए कृष्णा और कन्हैया की जोड़ी वहां आगे बढ़कर के काम कर रही है। उसमें पप्पू यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। पर ऐसा पॉलिटिक्स अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस करेगी। कांग्रेस अब परजीवी के तरह उत्तर प्रदेश में भी राजनीति करने नहीं जा रही है। श्याम किशोर चौबे जी, छोटा आंसर दूंगा। इसके पहले मैं, आप इजाजत दें, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कल जो कांग्रेस ने बिहार में एक नया बदलाव लिया, और कल ही ईडी ने वहां जो धमाका किया, तो मेरा इंटरेस्ट तो इसमें है कि ईडी ने झारखंड में जेएमएम को राज दिला दिया था। क्या बिहार में ईडी क्या करने जा रहा है, ये बात की बात है, केवल मैंने चर्चा के लिए कह दी। बाकी जो रहा सो वो तो करेगा, यूपी में भी इनको करना पड़ेगा। मतलब आरजेडी और सपा में कोई विशेष का फर्क नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि अखिलेश यादव अपेक्षाकृत ज्यादा समझदार हैं, लेकिन कांग्रेस को अब कांग्रेस के रूप में लौटना है तो उसको प्रयास करना होगा। और कांग्रेस बहुत पीछे नहीं है। भाजपा भी कभी 2 सीटों पे थी, उठ के आई है। कांग्रेस तो उससे ज्यादा में है, 99 सीटों पे है, ये आ सकती है, बशर्ते इनकी लीडरशिप और बाकी लोग काम करें ढंग से। बिल्कुल। लगता मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ अब नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पर रामबंधु वत्स जी, आपको लग रहा है, मृत्युंजय जी आप हैं क्या हमारे साथ? बिल्कुल लगता नहीं। रामबंधु वत्स जी, आपको लग रहा है कि 2029 से पहले कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों से ही निपटेगी? छोटा आंसर। आवाज अनम्यूट है। इसके अतिरिक्त उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं है। अगर वो 29 में बेहतर प्रदर्शन चाहती है तो उसको अपने सहयोगी क्षेत्रीय पार्टियों से निपटना ही पड़ेगा, क्योंकि हर राज्यों में जहां वो जिस सहयोगी पार्टी से जुड़ी हुई है, वो उसी के आधार वोट बैंक को अपना वोट बैंक करके प्रदर्शित करती है। जैसे यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज हो गए, सवर्ण समाज हो गए, वैसे उसका यूपी में भी हाल है। तो ये समझिए कि एक विकल्पहीन राजनीति है कांग्रेस के लिए। उनको अब अपने सहयोगियों से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी उसकी जो छवि है। प्रियदर्शी रंजन जी, ये चौतरफा दबाव कैसे आरजेडी झेलेगी? मुकेश सहनी को भी 60 सीट चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, सबको चाहिए। कैसे तेजस्वी झेलेंगे इसको? नहीं, देखिए, आरजेडी के लिए तो चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। और जो नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रहा था कि आज पलटी कल पलटी हो जाएगा या एनडीए में टूट हो जाएगी, उससे बड़ी जल्दी में लग रहा है कि महागठबंधन में बड़ी टूट होने वाली है। और अप्रैल के महीने में ही, मैं फिर कह रहा हूं कि अप्रैल का महीना इंतजार करिए, चलिए उसके बाद कुछ न कुछ। बिल्कुल। और यही दिखाई पड़ रहा है, जिस कांग्रेस को स्पेंट फोर्स माना जा रहा था
वो कांग्रेस कई तरह के बदलाव कर एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देने का काम कर रही है। पर सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का ये बदलाव भी उसके लिए कारगर साबित होगा? क्योंकि अंत में जब परिणाम आएगा और जनता का समर्थन का आकलन होगा कि जनता किस हद तक कांग्रेस के इस बदलाव को पसंद की है, तो निश्चित तौर पर यह परखा जाएगा कि कांग्रेस का यह बदलाव कांग्रेस की तरक्की की वजह बनी है या कांग्रेस ने जो बदलाव किया वो कांग्रेस को एकला चलो पर मजबूर कर दिया है। आखिरकार जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। बिहार की बात में श्याम किशोर चौबे जी, मृत्युंजय शर्मा जी, प्रियदर्शी रंजन जी, रामबंधु वत्स जी, आप सभी लोगों का शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।